नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री फैक्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूनियन सिविल कोड के बारे में समझाना चाहता हूँ, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये क्यों न्यूज़ में है, इसकी क्या हिस्ट्री है, और थोड़ा सा हम ये जानेंगे इसके जो मेजर हाईलाइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आज के टाइम पे न्यूज़ में यूनियन सिविल कोड इसलिए है क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप्स पे इन्होंने जो कानून बनाए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त लग रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। 7 फरवरी की बात है जब उत्तराखंड की असेंबली ने यूनियन सिविल कोड के बिल को पास कर दिया था लेजिस्लेचर के अंदर। और ये जो यूनियन सिविल कोड है ना, ये कवर करता है डाइवोर्स को, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को, लिव इन रिलेशनशिप को और मैरिजेस के चीज़ों को। और मैं आपको एक बात बताऊं, भारत के अंदर यूनियन सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो भारत है इसके अंदर डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, मुस्लिम के, क्रिश्चियंस के, हिंदू के। तो इनके अलग अलग जो पर्सनल जो कस्टम्स है ना, इनके लिए अलग अलग कोड बनाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कोड के अंदर। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक मुस्लिम है जिसने शादी कर ली, जो कि 11 साल की लड़की है, और वहीं पे अगर एक हिंदू अगर शादी कर ले तो वो चाइल्ड मैरिज एक्ट में वो धरा जाएगा। लेकिन मुस्लिम कह सकता है कि भाई मेरे कस्टम के अंदर तो जब तक लड़की प्यूबर्टी अटेंड कर लेना तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाती है शादी के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था रिलीजन के नाम पे। तो इसी कंफ्यूजन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए यूनियन सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि काफ़ी ठीक भी है। अब हम बात करते हैं यूनियन सिविल कोड के बारे में कि ये है क्या एक्चुअल में। देखो, यूनियन सिविल कोड कुछ नहीं बट एक लॉ है जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन ये सभी पे ऊपर लागू होता है, सभी के लिए बराबर होगा। अब कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, ये सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो कोड है ना, ये कुछ एरियाज को कवर करता है, जैसे मैरिजेस, डाइवर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। यूनियन सिविल कोड ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये पहली बार भारत के अंदर लागू किया जा रहा है। यूनियन सिविल कोड जो है गोवा के अंदर वो ऑलरेडी लागू हो रखा है पोर्चुगीज के द्वारा। जब भारत ने जब लिबरेट कराया था गोवा को 1961 के अंदर और इंटीग्रेट किया था इसको यूनियन टेरेटरी के अंदर, तब भारत सरकार ने ये रूल किया था, लॉ पास किया था कि जब तक ये चल रहा है तब तक चलने दो पोर्चुगीज सिविल कोड को, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको हटा भी सकते हैं। जो कोड है यूनियन सिविल कोड जो है गोवा का, उसके कुछ मेजर हाइलाइट्स ये हैं कि जो मुस्लिम मैन है ना, वो अगर मैरिज करता है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टेट के अंदर। और वह पोलीगैमी जो इनके में होती है कि 4 शादियाँ कर लो, तो वो भी अलाउड नहीं है। मैरिड जो कपल होंगे ना, वो प्रॉपर्टी को इक्वली शेयर करेंगे, और जो एग्रीमेंट होगा ना एसेंट का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा भाई मैन और वुमेन के अंदर इन केस ऑफ डाइवोर्स। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो उत्तराखंड ने यूसीसी बिल को पास किया है। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा, जो यूनियन सिविल कोड है इसके आने की वजह से ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो हमारे कस्टम है ना, उनको भी ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट इसके लिए सरकार ने कहा था कि हम ये जो है ना बिल, ये एक्सेप्ट करेगा ट्राइबल कम्युनिटी को, जो कि 2.9% स्टेट की पॉपुलेशन है। सेक्शन 2 जो है यूसीसी का, वो खुद ये कंटेन करता है कि ये जो कोड है ना, वो अप्लाई होगा ही नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर। अब बात करते हैं ये किस तरह से रेगुलेट करेगा लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। जो बिल है ना, वो इम्पोज करता है भाई ऑब्लिगेशन ऑन ऑल द हेट्रोसेक्सुअल कपल जो कि रह रहे हैं एक साथ विदाउट मैरिजेस। तो उनको क्या करना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी कि देखो भाई हम ना कुछ इस तरीके से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनकी जो सबमिट करेगा कि नहीं करेगा। अगर मान लो आप रहना चाहते हो और आपका जो एक पार्टनर है वो 21 साल से कम है, तो फिर जो रजिस्ट्रार है ना, वो उसे मांग सकता है कि भाई पेरेंट्स की परमिशन लेके आओ। भाई पेरेंट्स के परमिशन के अलावा ये काम नहीं हो पाएगा। जो वुमेन, और यहाँ पे ये भी एक प्रावधान है, दूसरा ये प्रावधान है सबसे बड़ा, कि जो वुमेन है ना, वो एलिजिबल हो जाती है मेंटेनेंस को क्लेम करने में, अगर जो उसका लिव इन पार्टनर है ना, वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो
कुछ इस तरीके की बातें हो रही है यहाँ पे। और इन केस ऑफ द कपल, अगर कपल 1 महीने से ज़्यादा स्पेंड कर देता है बिना किसी रजिस्टर कराए रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसको जेल भी हो सकती है 3 महीने तक और 10,000 का फाइन भी लगेगा। एनी फॉल्स स्टेटमेंट, और कोई भी गलत स्टेटमेंट, अगर उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट वो देता है तो भी वो अट्रैक्ट करेगा भाई जेल को, और 25,000 का भी फाइन लग सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि जो मैरिजेस हैं, क्या उनके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा इस लॉ के आने से? जी हाँ दोस्तों, मैरिजेस पे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये लॉ पास हो जाएगा, जब इसको असेंट मिल जाएंगे, तब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो शादियां होंगी ना, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और इन केस अगर वो रजिस्टर नहीं कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो शादी है वो इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, बट उनको फाइन भरना पड़ेगा 10,000 तक का। और एक और चीज़ है इसके अंदर सबसे मेजर, कि अगर आप, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आप अदर स्टेट से शादी कर लेते हो, मान लो जो एक दो कपल है जिसमें एक जो है ना वो बिलोंग करती है उत्तराखंड से, तो क्या फिर भी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, इस केस में भी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे करके शादी करी है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ना फंडामेंटल का जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रीच होगा। जो हमारी प्राइवेसी है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें हर बात पे रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा रजिस्टर कराने के लिए। और जब हम ब्रेकअप ले रहे हैं या फिर जब अब हम साथ नहीं रहना चाहते, तो इसके लिए भी फिर रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि अब हम अलग नहीं रह रहे हैं, जो कि ये हमारे प्राइवेसी को बिल्कुल ख़राब करता है। अब दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यूसीसी के ऊपर, उसके बारे में मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। जो यूसीसी है ना, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी का कहता है गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए ऐसे, ताकि वो प्रमोट कर सके यूसीसी को पूरे भारत के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ग्रीन लाइट दिख रही है। हालांकि और भी मुझे कमेंट करें, रिकमेंड करें कि मैं अपनी वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकता हूं, और मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।